अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है और बार बार ये मुतालबा कर रही है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद इस सारे के सारे मामले में जिन जिन का किरदार बनता है, ख़ासकर साकिब निसार से वो ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मरकज़ी किरदार है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। हुकूमती शख्सियात में आपने देखा वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब आए, उन्होंने हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल उन्होंने एक बयान जारी किया। उसके बाद तलाल चौधरी भी आए और उन्होंने भी अदलिया से मुतालबा किया, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कहा उन्होंने, देखिए। जुडिशरी के पास ये इख्तियार है, वो मामला जिसने जुडिशरी का चेहरा जो है वो उस पर दाग लगाए हैं और उन लोगों का एहतसाब अगर जुडिशरी खुद नहीं करेगी, अगर खुद नहीं करेंगे तो वो जुडिशरी के लिए तो मामला वो खराबी का बायस है, वो मुल्क के लिए भी है। यकीनन फिर कोई और करेगा, उसका कोई तरीकाकार और बनाना पड़ेगा। साकिब निसार सिंबॉलिक उसका नाम लेते हैं, उसके साथ पूरी की पूरी एक पूरा ग्रुप, पूरे की पूरी एक सोच रखने वाले लोग मौजूद, ज्यादा बहुत सारे रिटायर हो गए और कुछ हो सकता अभी भी मौजूद हों और राब्ते हों। तलाल चौधरी का बहुत मानी खेज बयान, इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है ज़राए से कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के राब्ते थे, लेकिन ज़राए इससे मुतल्लिक वाज़े नहीं है कि ये जो राब्ते थे ये मामूली नौयत के राब्ते थे या फिर इसमें जो हुकूमत उनसर शामिल कर रही है कि पूरी की पूरी हुकूमत गिराने की साजिश, 9 मई की साजिश, इससे भी कोई लिंक जुड़ता है इन राब्तों का और साकिब निसार का कोई इसमें किरदार है या नहीं। बहरहाल इस खबर में ये भी दावा करते हैं अंसार अब्बासी साहब कि हुक्काम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हुक्काम के पास ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी सबूत हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साकिब निसार का तमाम तर मामले में किरदार साबित करती हैं और वो चाहते हैं कि जी साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। लेकिन फिर अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर में ये भी लिखते हैं कि ज़राए से ये भी इशारा मिलता है कि साकिब निसार के ख़िलाफ़ शायद 9 मई के सिलसिले में कोई कार्रवाई उस तरह से ना हो। ये मामला बड़ा गुंजलक है और हुकूमत इसमें जो मुतालबा कर रही है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। अपने तजियाकारों के सामने ये हमने सवाल रखा है और इसी से शुरू करते हैं अपनी बहस। हमें ज्वाइन करें इसके लिए महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उमर चीमा साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो हुकूमत का मुतालबा है कि साकिब निसार को इस तमाम तर मामले में शामिल किया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये किस हद तक हकीकत पसंदाना मुतालबा है और क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ हो भी सकता है उनके खिलाफ? देखिए, हुकूमत के भी मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। पहले उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जनरल फैज़ के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, अब वो हो गया है तो हुकूमत जो है वो ज्यादा डिमांडिंग होती जा रही है। तो आप देखें कि उनकी बात पे किस हद तक अमल होता है, लेकिन ये है कि इन चीजों को किसी जगह पर रुकना तो चाहिए। और मैं तो अक्सर बात करता हूं कि अभी भी जो कुछ हो रहा है, लोग जब उसको माजी से कनेक्ट नहीं करते तो हम यही करते हैं जी कि आज फलां गलत कर रहा है, उस टाइम उन्होंने गलत किया था। तो इन चीज़ों को किसी जगह पर रोकने के लिए जब तक कोई मिल बैठ के कोई बात नहीं होती, ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। और दूसरा, वो एक तो वो फोरम है कि जो होना चाहिए, दूसरा ये है कि जिन लोगों ने इसका आगाज किया दे शुड बी मेक एन एग्जाम्पल। और जिस तरह जनरल फैज़ की बात होती है, इसी तरह जो साकिब निसार हैं उनका भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा। और उनके एक टाइम था कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस नहीं बने थे और इनके बारे में ये बात आती थी कि बहुत कमाल के जज हैं, लेकिन जब उनके पास पावर आई तो वो बिल्कुल बुखला से गए। उसके बाद जिस तरह के मुतनाज़ा फैसले उन्होंने किए वो भी अपनी एक खुद मिसाल है। मैं एक तो आपको पहले मैंने बताया था ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू वाला, कि उसमें उन्होंने कहा कि जो एक पार्टी थी उसको कहा कि आप 18 बिलियन दे दें, जमा करा दें। अगर सीडीए के साथ वो इशू चल रहा था तो उन्होंने कहा जी कि सीडीए वाले एतराज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने रात को ख्वाब में देखा, मुझे ये फिक्र आई है, यानी कि इस अंदाज के फैसले कर रहे थे। और इसी तरह जो दूसरा एक फैसला है वो इमरान खान के बारे में था कि जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया है। उसमें जो उनका मनी ट्रेल था, इमरान खान ने जितने भी अपने मनी ट्रेल के हवाले से एविडेंस जमा कराई, जिन बैंक्स का हवाला दिया कि ये फलां फलां जगह से मुझे पैसे आए हैं,
उनका कोई ऐसा कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐसा कोई किसी जगह से किसी ने उसको इंडोर्स नहीं, वैलिडेट नहीं किया हुआ था, और उन्होंने रिकॉर्ड दिया और इन्होंने जमा कर लिया। जब जो उसमें पिटिशनर थे उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब उनकी तरफ से, और उनके वकील थे अकरम शेख, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी कि आपने कैसे किया है। आमतौर पे तो अदालत जो है कोई भी चीज उठा के ले आए तो वो कहते हैं जी कि इसको इस पे कोई स्टैंप होनी चाहिए, डूली वेरीफाइड होनी चाहिए, तो आपने इसको वैसे ही मान लिया है फोटोकॉपियों को। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि जब तक इनके खिलाफ, जब तक ये जाली साबित नहीं हो जाती, हम इसको असली तस्लीम करेंगे। तो उसमें इन्होंने सादिक और अमीन इमरान खान को करार दिया। इसके अलावा जिस तरह जनरल फैज पर बात आती है ना कि जनरल फैज कोई उनका अपना एक ग्रुप था या लोगों के साथ राब्ते में थे, फौज में कोऑर्डिनेट करते थे रिटायर्ड सर्विंग के साथ, कोई इसी तरह की जो बातें हैं वो साकिब निसार साहब के हवाले से भी हैं कि वो मुख्तलिफ टाइम्स पर जो लोग अभी सर्विस में थे जजेस, उनको मोटिवेट करते थे, उकसाते थे, और बाज़ औक़ात जो कोई उस पर थोड़ा सा को हेजिटेट करता डिसीजन लेने में तो फिर उसको कहते हैं कि ये फलां जो है ये इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। तो वो अपना काम करते आए हैं, यानी कि मुझे अभी का नहीं पता कि अभी उनके जो हमख्याल हैं वो कितने उनके असर और रसूख में हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मैं आपको ये बात जो कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट बनने से पहले या जो इलेक्शन के हवाले से जो पिटिशंस टेकअप हो रही थी जी कि इलेक्शन कब होना है, ये उस टाइम की बातें हैं। उस टाइम का मुझे ये पता है कि ये अपने लेवल पर कोई चीज़ें कलेक्ट भी करते रहे हैं, एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करते रहे हैं। क्या उनको इस्तेमाल करेंगे या क्या करेंगे, इनका दिल तो चाह रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस आया है। वो चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो साकिब निसार हैं उनको एक किसी तरह इत्साब के दायरे में लाया जाए। वो कैसे लाएंगे इस तरह के मामला, तो फिर मेरे ख्याल आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं। इनके हुकूमती बस में क्या होगा, ये उनको किस तरह कोई क्रिमिनल केस बना सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इस चीज का आइडिया है कि इस पे काम जरूर हो रहा है, यानी कि ये इस पे एविडेंस कलेक्शन वाला काम हो रहा है। उमर, अगर एविडेंस कलेक्शन वाला काम हो रहा है और आप कह रहे हैं काफी अरसे से हो रहा है, तो फिर अब तक का वेट क्यों किया गया, पहले इसको क्यों नहीं इनिशिएट किया गया? अलीना, जो काफी अरसे की बात मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कि जो साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद अपना जो जिहाद जारी रखे हुए थे और मुख्तलिफ लोगों को असर और रसूख उन पर असरअंदाज हो रहे थे जुडिशरी में और हायर जुडिशरी में और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी, वो तो कर रहे थे। और मैंने कहा कि इस बारे में ये इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन आप एविडेंस का भी ये एक इशू होता है ना कि कौन सी एविडेंस जो है वो प्रेजेंटेबल है, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी तरह का जिस तरह का इमरान खान ने मनी ट्रेल दिया था कोई उस तरह की कोई एविडेंस लेके आएंगे। तो वो एक चैलेंज है। और दूसरा यही है कि जो कोशिश है, यानी कि ये जो इत्मीद अभी आया है कि जनरल फैज के मामले के बाद, उसके बाद से इन्होंने इस हवाले से पहले तो इन्होंने कभी सोचे नहीं था, अब जाके ये सोच रहे हैं और कोई इधर उधर से कुछ चीजें अपनी इकट्ठी कर रहे हैं। लेट्स सी के कितने कामयाब होते हैं उसमें। महमल, आपकी क्या इसके ऊपर आए? उमर कह रहे हैं कि अदलिया के फैज हमीद थे साकिब निसार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उनके खिलाफ। मेरी तो साकिब निसार साहब के बारे में ये राय है कि ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि उनका एक तो बहुत कलीदी किरदार था, जो प्रोजेक्ट इमरान में जो हम जनरल बाजवा, जनरल फैज़ की बात करते हैं, इवन हम जो पुराने जब बात करते हैं कि जनरल पाशा हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, तो उसके अंदर जब तारीख लिखी जाएगी तो साकिब निसार साहब का नाम भी जो है इनके साथ ही आएगा, इन सब के साथ, कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत और साथ जो इंसाफ का सिस्टम, यानी जो जुडिशरी है, हम इधर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट होती है वो भी निहायत अहम होती है। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करे, और हमने देखा है कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर ऐसा हुआ है, इस तरह की काफ़ी गैर जमहूरी चीज़ों के अंदर हमने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार देखा, लेकिन उतनी हमने बात नहीं देखी। अच्छा, फिर आप ये देखिए लीना कि जब वो हाजिर सर्विस जज थे, जब वो चीफ जस्टिस थे,
ये जो बनी गाला केस की उमर ने भी अभी बात की है, और उसकी तो डिटेल जो है जनरल बाजवा ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर जो एडमिट की, जो उन्होंने किसी सहाफ़ी को दिया, और उसके अंदर उन्होंने बताया गया कि कागजात पूरे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने वो कर दिया, यानी कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी। अच्छा, फिर अलीना, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता, जाहिर बात है जितने मुंह उतनी बातें, हमें ये नहीं पता कि चार्जेस क्या फ्रेम होंगी। इवन अगर आप जनरल फैज हमीद के ऊपर देखें तो जो एक प्रेस रिलीज आई थी उसमें एक तो टॉप सिटी वाले चार्जेस थे, दूसरा था पोस्ट रिटायरमेंट, लेकिन क्या चार्जेस होंगे किस चीज़ के, वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता चल रहा है, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं कोई चीज़ आती तो हम उसके ऊपर से स्पेकुलेट कर सकते हैं। इनके ऊपर भी अभी तक कोई ऐसा कुछ चार्जेस नहीं फ्रेम, लेकिन हम ये बात ज़रूर है अलीना, आपको याद होगा जो एक ऑडियो केस चल भी रहा था जिसके ऊपर आज भी कुछ पेशरफ्त और वो सारी बात हो रही है इनके बेटे की, जिसके अंदर बेसिकली जो पीटीआई की टिकटों का जो था और उसके अंदर कैसे पैसे की लेन देन हो रही थी। मुझे बताया कि पोस्ट रिटायरमेंट एक चीफ जस्टिस की क्या यानी कि वो क्यों इस तरीके से पैसे की डिमांड भी करें, या उनकी इतनी इन्फ्लुएंस कैसे है एक पॉलिटिकल पार्टी में कि वो किसी को टिकट भी दिलवा सकते हैं और फिर उसके एवज पैसे भी लिए जा सकते हैं, जो अभी तक जाहिर बात है अभी इसके ऊपर ये तो एक ऑडियो कॉल ही है, बाकी तो इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। इसके अंदर एलिना जो ओवरऑल एक चीज देखिए, हुकूमत की तो ठीक है, जिस तरह उमर भी बात कर रहे हैं कि उनकी तो बहुत डिमांड होंगी, हुकूमत चाहती है कि लेकिन एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारी ये डिमांड अदलिया से ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिस तरह फैसले कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी हम बात करते हैं कि इस तरह वो नहीं लग रहा वक्त जो 2018-17 में था कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली थी। इस वक्त हमें ये एक डिफरेंस नज़र आ रहा है और इसी वजह से जो है चीज़ें ज़रा थोड़ी दूसरी सिमत में जा रही हैं। तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगी अपनी इस अदलिया से कि अगर वो ऐसा इंसाफ की बात करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली भी लॉ अप्लाई करके इंसाफ की बात की जाती है, तो मेरे ख्याल में अपने लोगों का खुद एहतसाबी भी उनको करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो ये साकिब निसार थे, क्योंकि उसकी वजह ये है लीना कि उन्होंने अदलिया की जो साख्त के ऊपर सवालात उठे, जो अदलिया की साख्त खराब की है पिछले कई चीफ जस्टिस में, जो बंदयाल साहब की भी हम बात करते हैं, साकिब निसार और भी लोग हैं इसके अंदर की बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन दो का नाम ले रहे थे, खास तौर पे साकिब निसार का। तो जो अदलिया की साख्त खराब की है, इसके ऊपर अदलिया को खुद जो है एहतसाब जरूर करना चाहिए, कटहरे में खड़ा करना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ अगर कर सकते हैं कि ये किस तरीके से इन्वॉल्व थे और उसको किस तरीके से दाग पता नहीं धोए जा सकते कि नहीं, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, इंसाफ को नुकसान हुआ है लीना, क्योंकि बेसिकली हम मिलिट्री पूरी की पूरी आपकी सियासत को एस्टेब्लिशमेंट खराब करती है इस तरह के एक्सपेरिमेंट से, और अदलिया जो है वो पूरे के पूरे इंसाफ के निजाम को खराब कर देती है, क्योंकि वो लॉज इस तरीके से तोड़ मरोड़ के फैसले देते हैं कि उसके बाद इंसाफ के और अदलिया के ऊपर से आपका एतमाद उठ जाता है। तो उसको किस तरह बहाल किया जाए, उसके अंदर मेरे ख्याल में एक्चुअली इनके ऊपर अगर अदलिया खुद एहतसाबी कर सकती है जरूर करनी चाहिए, और जो इनके ऊपर बाद में चार्जेस फ्रेम होंगे वो सामने आने चाहिए। कोई भी चीज स्पेकुलेशन पे नहीं होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए हर चीज। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत अब ये मुतालबे कर रही है, ये सिर्फ हुकूमत की डिमांड है या फिर कोई हौसला बढ़ा रहा है हुकूमत का तो वो आज खुलकर ये डिमांड कर रहे हैं? राना शमीम जो हैं, राना शमीम एक आए थे कि जो जिन्होंने साकिब निसार पर एक इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के पतली गली से निकल गए, वो हलफनामे वाले जो एफिडेविट जो लंदन में बना था। तीसरी बात ये है कि ये हुकूमत चीफ जस्टिस के पास क्यों जा रही है? ये हुकूमत खुद है, हुकूमत बनाए ना कमीशन एक, इनके पास बड़े सबूत होंगे, बड़ी चीज़ें होंगी, इनके सामने होगा, 5 का टोला भी था और इस वक्त इनके हौसले भी बुलंद है, तो हुकूमत बनाए। इससे पहले कि कल आज के उमर फारूक, अनवर मजीद या इरफान मेमन की तरह आज हिलाल इम्तियाज़ कल फैज़ हमीद या साकिब निसार को कोई हुकूमत आके हिलाल इम्तियाज़ दे दे, आज तो इनके पास इक़्तिदार है ना, आज ये करें, बिस्मिल्लाह करें और इसको शुरू करें। जहाँ तक सवाल का आपका ताल्लुक है मैडम शेख के बात आप चली गई है दूसरे मरहले में, ज़रा ब्रॉडर पिक्चर में देखें। और पहले मरहले में जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई, 3 करीबी अफसर साबिक फ़ौजी अफसर गिरफ़्तार हुए, 42 साबिक फ़ौजी अफसरों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। अच्छा। चकवाल इस्लामाबाद की रहायश गाहों पर छापे पड़े, अहम सबूतों के दावे हुए
और चकवाल से चोरी शुदा जन फैज़ हमीद का जो मोबाइल फ़ोन जो इब्तदा बनी इंसारों का ये दावा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के छापे के दौरान जन फैज़ हमीद और PTI नेक्सस का सबूत मिले हैं, ये दावा हुआ। हुकूमत ने बाकायदा ये पोजीशन ले ली कि 9 मई समेत इमरान खान साहब मनसूबा साज थे, मास्टरमाइंड थे और जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी उसकी सहूलतकार थी। और दूसरा, हुकूमत ने बाकायदा ये पोजीशन ली हुई है मुख्तलिफ जगहों से और ये बात कर रहे हैं कि अब बात अदलिया की तरफ भी जानी चाहिए, दूसरे इदारों की तरफ भी जानी चाहिए, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद लिंक्ड थे दूसरे इदारों के साथ। अब मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये सब यक तरफा अभी तक ट्रैफिक चल रही है। मतलब जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और अभी तक मैंने कई दफ़ा पता करने की कोशिश की, अभी तक एक्चुअल इल्ज़ामात क्या हैं, क्या वही हैं जो मीडिया पे बताए जा रहे हैं या कुछ और हैं, या सबूत किन किन चीज़ों के मिले हैं, ये कोई पता नहीं चला। तहकीक और तफ्तीश क्या हो रही है, ये कोई नहीं पता चला। ये इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, अभी इसके बारे में कोई पता नहीं चला। दूसरी बात, इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि सारे केस उड़ चुके हैं, उड़ने वाले हैं, अब ये खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं और जनरल फैज़ को कोशिश करेंगे कि 9 मई समेत कोई वादा माफ इनका गवाह ये इनको बनाएं या उससे कोई उगलवाएं। लेकिन ये सारा जो ड्रामा मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा और जनरल फैज़ हमीद का इस हवाले से कोई किरदार नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और PTI वाले कह रहे हैं, अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कि एक बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है हमारे खिलाफ और कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं हमारे खिलाफ अभी अगले चंद दिनों में। और जो इस्लामाबाद में सुना जा रहा है मैडम शेख के सुना जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का किरदार था 9 मई में, और साकिब निसार से भी पूछा जा सकता है, बाकायदा ये सुना जा रहा है कि ये पूछा जाएगा। अच्छा। अभी वो बाहर हैं और वो कह चुके हैं कि मेरे तो जनरल फैज़ हमीद से कोई लिंक ही नहीं था, गुड मॉर्निंग के मैसेज आया करते थे कभी कभार और मैं भी गुड मॉर्निंग कह दिया करता था और वो भी इवनिंग के वक्त कहता था। दूसरा बात, अदलिया की तरफ भी जा सकती है। तीसरा, जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के सुना जा रहा है कि कोई नेक्सेस या कोई इस तरह की कहानियां भी सामने आएंगी। और बात 9 मई की तरफ क्या जा रही है? यस, जा रही है। और बात क्या फ़ौजी अदालतों या फ़ौजी मुकदमों की तरफ जा रही है, जो इमरान खान ने भी आज कहा है कि इनको ये जो इस हवाले से मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह के बनाकर इनका एम यही है कि मुझे फ़ौजी अदालत में मेरा ट्रायल किया जाए। तो बात फ़ौजी अदालतों की तरफ जा रही है। और बात क्या कोई क्रैकडाउन की तरफ जा रही है? लग ऐसे रहा है कि जिस तरह जो बताया जा रहा है, अभी मैंने कहा कोई पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल क्या इल्ज़ामात हैं, सबूत क्या हैं, सिवाय टॉप सिटी के बाकी कहीं भी। पिछले हफ्ते आपने तो हमें एक लिस्ट बताई थी जो इल्ज़ामात की थी, आपने ज़राए से हमें बताया था कि क्या सुनने में आ रहा है। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही आज सारी मैंने दोहराई है ना, वही आज सारी दोहराई है कि आप कह रहे हैं ना इल्जामात अभी लेकिन मैडम शेख ये प्रूव तो नहीं हुए ना, या जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी का इस पे कोई मौक़िफ़ तो नहीं है। लेकिन आपने ये कहा था ना सर, उनका मौक़िफ़ तो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये कहा था ना कि काफी ठोस शवाहिद है इससे मुताल्लिक़, ये दावा किया जा रहा है एटलीस्ट। जी बिल्कुल आज भी किया जा रहा है कि अच्छा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद ये कहा जा रहा है। अच्छा। लेकिन कितने नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और वो क्या हैं ये नहीं पता। ये बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो सर ये साकिब निसार से जो लिंक निकाला जा रहा है, साकिब निसार से जो लिंक निकाला जा रहा है, ये 9 मई के सिलसिले में निकाला जा रहा है? नहीं 9 मई से मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई से निकाला जा रहा है। अच्छा, तो फिर उनको कैसे करेंगे? ये सुना जा रहा है, अभी ये भी सुना जा रहा है, क्योंकि कल हो सकता है ये भी आप मुझे कह दें कि ये तो तेरी राय थी, मैं तो बोल ये सारी जो है, ये सारी एक वो जो आजकल इस्लामाबाद में सुना जा रहा है, जी। मेरी राय नहीं है, ये सुना जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसलिए अक्सर चीजें नहीं बताता कि बाद में आप मुझे फंसा लेती है ना किसी। अच्छा चले डिस्क्लेमर दे दिया ना, मैं क्या सुना जा रहा है? ये सुना जा रहा है मैडम शेख के जो अदलिया के बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जिनमें जनरल फैज़ हमीद और अदलिया का आपस में लिंक था
और उस लिंक को करते हुए बहुत सारे फैसले हुए। अच्छा, अब वो कौन कौन से फैसले हैं और उनमें लिंक क्या था? ये इस्लामाबाद से हो रही हैं बातें, कयास आ रही हैं, या फिर ये पिंडी से हो रही हैं बातें? कि जो कुछ मैंने फरमाया उससे मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, डिस्क्लेमर दिया करें। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साफी साहब। नहीं, साफी साहब जो कुछ आज तक फरमा चुके हैं इस हवाले से, या ये एक तो है ना मेरी राय देना, एक होता है कि जो सुना जाना, यही तो एक रोला है ना। इंटेलेक्चुअली कॉमन सेंस अब कहाँ रह गई है, मैं क्या करूं मैडम। सर आपकी तो इंटेलेक्ट तक हम नहीं पहुंच सकते ना, फिर सारे मिला के भी। ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। सर आपके इंटेलेक्ट तक तो फिर नहीं पहुंच सकते ना सर। मोहब्बत भरे और मैडम शेख के तंज से बचने के लिए और फिक्रों से बचने के लिए और साफी साहब से आइंदा बचने के लिए मेरा भाई मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा सर, ये बता दें वो मुत्तफिक हैं जिनका मुत्तफिक होना जरूरी है। ये जो मुतालबात हो रहे हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद में बातें सुनी जा रही हैं, ये पिंडी में से सुनी जा रही है। बता देना ये कयास आ रही हैं, आ कहाँ से रही हैं? पिंडी से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है? इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, मुझे क्या लगे। साफी साहब मैं इस्लामाबाद में। बटी साहब ये जो है ना अब आपका कि बस आगे नहीं मैंने कुछ बताना, नहीं, आप ये बड़ा गलत है। कह देती हैं कि आप कह रहे थे कि आपका तो आप तो कह रहे थे भट्टी साहब, तो आप तो कह रहे थे, अब मैं क्या करूं? मैं कह रहा था, मैं कह तो रहा था और आज भी उस पे कायम हूं, लेकिन कोई चीज सामने तो आए ना। बिल्कुल सही सुना जा रहा है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही है, आपने वाजे कर दिया। और भी आपसे सवालात हैं, लेकिन उससे पहले साफी साहब के पास जाएंगे कुछ सवालात लेके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद वापस आएंगे और जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी कार्रवाई हो। सलीम साफी साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है जो हुकूमत मुतालबा कर रही है? और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें गौरतलब बात यह है, कहते हैं साकिब निसार अकेले नहीं है, एक पूरा ग्रोह है जो कि साकिब निसार के साथ है। सर क्या कार्रवाई हो सकती है इस सिलसिले में? देखिए, जिन लोगों ने जनरल फैज को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, तो आर्मी का या ISPR का प्रेस रिलीज इस तरह नहीं होता कि एक बंदे ने तैयार कर लिया और किसी पार्टी के तर्जुमान की तरह उसको जारी कर दिया। और फिर जाहिर बात है कि ये एक एक्स लेफ्टिनेंट जनरल और एक्स आर्मी चीफ से मुताल्लिक प्रेस रिलीज था, तो वो ऊपर पे CGS और इसी लेवल के अफसरान से इस तरह के प्रेस रिलीज के एक एक लफ्ज़ को वो देखा जाता है और उसके बाद उसको जारी किया जाता है। उसमें फैज साहब के खिलाफ 2 इल्ज़ामात, एक तो टॉप सिटी वाला है, तो टॉप सिटी पे तो फैज साहब के पास बहुत मौका था कि वो अपना मौक़िफ़ दे देते, क्योंकि वो 2017 का था। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो मामला इतना सिंपल नहीं है कि उसमें फैज साहब को आप बरी ज़िम्मा करार दे दें। दूसरा जो संगीन तरीन इल्ज़ाम है वो ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की हैं और जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब उस हवाले से भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये तो अब सुनी सुनाई बातें हैं, असल चीज़ तो वही होगी कि जो चार्जशीट उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में पेश की जाएगी तो उसमें पता चलेगा कि असल इल्ज़ामात क्या है। लेकिन अभी तक जो बता रहे हैं वो एक ट्रिप तो आपको भट्टी साहब ने 41 का फिगर दे दिया, ठीक है, 42। बट हमारा ये ख्याल था कि फैज साहब उसके बाद रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह बाकी रिटायर्ड लोग गुजारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इमरान खान से ज़्यादा मुतहर्रिक थे, ये हमें बताया जा रहा है। और न सिर्फ ये कि मुतहर्रिक एक फ्रंट पे नहीं थे, बल्कि ये बताया जाता है हमें कि वो PTI को चलाने के फ्रंट पे भी मुतहर्रिक थे और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को गाइड करने और उनको हैंडल करने में भी मुतहर्रिक थे। इसी तरह अमेरिका और बरतानिया में कुछ लोग थे, उनके साथ भी वो राब्ते में थे और उसमें हुकूमती लोग नहीं थे, यानी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कुछ थे ऐसे कि जिनके नाम सुन के लोग दंग रह जाएंगे कि अगर वाकई ये बात हो कि उनके साथ राब्ते में हो। एक हम सब के लिए एक खबर की हैसियत ये रखती है
कि वहाँ ये पता चला फैज साहब हमारे साथ तो व्हाट्सएप पे रब्ता करते थे, जितना भी हमारा रब्ता रहा व्हाट्सएप पे रहा, लेकिन इस पूरे ये जो मामला है इसमें जितने भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, या पीटीआई के लोगों ने या एक्स जजेस ने या बाकी लोगों ने उनके साथ राब्ते के लिए तो वो सिग्नल का इस्तेमाल करते थे। तो ये एक नया पहलू सामने आ गया कि व्हाट्सएप की बजाय वो इन मामलात में उन्होंने सिग्नल का इस्तेमाल किया था। अब साकिब निसार कहाँ से आ गया? तो फैज साहब हमें ये बता रहा जा रहा है कि जुडिशरी को भी वो हैंडल कर रहे थे। तो जुडिशरी को जिन दो शख्सियात के ज़रिए वो हैंडल कर रहे थे, वो जिधर भी हैंडलिंग कर रहे थे तो खुद बराह रास्त तो नहीं जाते थे, न बराह रास्त, बल्कि उन्होंने अफराद चुने थे और इनके जिस तरह ब्रिगेडियर नईम और उनके ज़रिए कुछ काम करवा रहे थे। तो इसी तरह जुडिशरी की मैनेजमेंट का काम बताया जाता है कि वो साकिब निसार और उमर अता बंदियाल के ज़रिए कर रहे थे। यहाँ से इस पूरे एपिसोड में एंट्री हो जाती है साकिब निसार साहब की। अच्छा सर, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि ये जो राब्ता है ये लोग साबित भी कर सकेंगे और क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? मौजूदा चीफ जस्टिस का इम्तिहान है। एक तो अलीना आपको इतनी जल्दी होती है ना, आप अब मुसीबत ये कि हम नजूमी तो नहीं है ना सर, आप हर चीज के हमसे देखें। मुझे जल्दी नहीं होती सर, मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि अगर वुज़रा के इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो फिर आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ तो उन्होंने मैप आउट किया होगा, और उन्होंने अगर मैप आउट किया हुआ तो आप इतने बाखबर सहाफ़ी हैं कि आपकी नजरों से खबर ना गुजरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीवी प्रोग्राम होते हैं तज्जिया करने के लिए, पेशन गोई के लिए नहीं होते। पेश गोई थोड़ी कर रही हूँ मैं, तो समझना चाह रही हूँ क्या कार्रवाई कैसे हो सकती है। नहीं, अब देखें, हम तो जिस हद तक फौज ने बता दिया है ना, तो हम वो बात यकीनी कर सकते हैं जो प्रेस सीरीज में है कि हाँ फैज साहब का कोर्ट मार्शल होगा। नंबर 2 जो 2 और 3 और नाम उन्होंने दे दिए हैं वो उनके साथ बराह रास्त मुलविस हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो हमें इधर उधर से हम जो तहकीक करते हैं वो हमें बताई जाती है। लेकिन टीवी प्रोग्राम हमेशा होते हैं तज्जिया करने के लिए, और तज्जिया आप जो कुछ हो चुका हो या हो रहा हो उस पे आप तज्जिया कर सकते हैं। जो मुस्तकबल के हवाले से है वो पेशनगोई होती है और वो नजूमी कर सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों का तजर्बा इतना ज़्यादा है कि आप लोग बैठ के फैक्ट्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी ये कार्रवाई हो सकती है या इस चीज़ में ये होगा। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चलिए आप नहीं इसका आंसर देना चाहते जी। एक बात मैंने कंफर्म की है, वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपकी बेचैनी भी खत्म हो जाए। वो ये है कि जो सिविलियन उनके साथ राब्ते में थे या जिन सिविलियन के साथ वो राब्ते में थे उनको भी कोर्ट मार्शल के सिलसिले में पिंडी का चक्कर लगवाया जाएगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। साकिब निसार की खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है हुकूमत, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और जमा खातिर ये भी कि इमरान खान ने आज बात करते हुए अडयाला में बड़ी एक दिलचस्प बात की है। पहले तो इमरान खान कहते थे कि जी कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा और फैज़ हमीद का उस कैपेसिटी में, सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुकात थे। लेकिन आज ये कहते हैं कि फैज़ की गिरफ्तारी का मकसद ये है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई केस बनाया जाए और फैज़ को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जाए। इसको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। उमर, आप कहिएगा सर, लेट्स स्टार्ट विद ये वाली चीज़ कि हम बात तो कर रहे हैं बट हुकूमत बार बार इस चीज़ पे जब मुसर है कि कार्रवाई होनी है तो मकसद क्या हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है एक मकसद कि अभी तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी 1-1.5 महीना ही रह गया है, एक्सपेक्टेड यही है कि चेंज ऑफ पावर होगा, तो यही मामला लेके फिर अगले चीफ जस्टिस के पास जाया जाएगा और वहाँ से कुछ दबाव बढ़ाया जाएगा? जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो जो मैकियावेली कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी फियर्ड, यानी कि ये है कि अगर मैं कोई एक दफ़ा एक अमेरिकन मूवी थी तो उसमें वो एक माफिया बास होता है तो उसका एक चीला होता है, उसको पूछता है कि क्या बेहतर है कि आपसे मोहब्बत कीजिए या आपसे लोग खौफ खाएं।
तो उसने कहा कि आइडियली तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एक चूज करनी है, उनमें से एक का इंतखाब करना, तो बेहतर ये है कि लोग आपसे खौफ खाएं, यानी कि वो खौफजदा रहें। अब यह है कि हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है। आप जिस तरह साफी साहब आपको बता रहे थे ना कि आपकी भी काफी उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, पता नहीं जितनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कुछ ना कुछ एक दो दिन में करने वाली है, लेकिन इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि पहले एक दिन पीटीआई को बैन करने पे आगे हमने पता नहीं कोई दर्जन प्रोग्राम कर दिए कि पीटीआई कैसे उसके बाद गवर्नमेंट ही उसे भाग गई। तो और उसमें उमर सारी ये पुराने क्लिप नहीं चलाती। आप अगर वो पुराने क्लिप निकाले तो उसी दिन हमने आपसे कहा था कि ये मुस्लिम लीग फिर कोई बहाना बना के निकल जाएंगे और कोई पार्टी वार्टीशिप बैन सर आपको इस मामले में भी ऐसे ही लगता है, या तो फिर आप ये कह दें? नहीं, ये मामला हुकूमत का नहीं है, ये मामला फौज का है। तो ऐसे का है ना सर फिर। तो दूसरा अलीना, जो अज़्म इस्तेहकाम वाला मामला है, उस पे भी आपको पता है कि एक पॉलिसी आई, फिर ये है कि उस पे कोई और बातें शुरू हो गई, हम अभी भूल ही गए हैं कि उसका क्या बना है। तो इस लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है। बेसिकली इस सारे अमल में एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, फौज के लिए भी, और गवर्नमेंट भी ये कोशिश कर रही है कि लोग हो सकता है कि उनसे दोबारा खौफजदा हूं। अच्छा। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो आपको पता है कि मैं इंफॉर्मेशन के हवाले से ज्यादा बात करता हूं, कि मुझे इस बात का जरूर इल्म है कि कोशिश हो रही है, जो साकिब निसार हैं उनके खिलाफ मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। आगे वो उसकी जो इनके पास मालूमात आएंगी उससे वो अंदाजा होगा ना कि आगे कर क्या सकते हैं, आगे क्या सिचुएशन बनती है। अगर जनरल फैज के साथ कनेक्ट करते हैं तो किस अंदाज में होंगे, या हो सकता है कि इमेजिन करें कि वही जो जस्टिस शमीम वाला मामला है वही दोबारा आ जाए। ये जो भट्टी साहब कह रहे थे ना कि जस्टिस शमीम उधर से निकल गए, जस्टिस शमीम ने माफी मांग ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अतर मिनल्ला साहब से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं जो बयान दे रहा हूं, आप इसमें से अपने जज साहब को निकाल दें कि साकिब निसार किससे बात कर रहे थे, लेकिन आप जो है इनके मेरे इधर उसको बुला लें साकिब निसार को, और उनसे पूछें कि जो मैं बयान दे रहा हूं मेरी मौजूदगी में इन्होंने किसी को फोन किया या नहीं किया। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको भी लिफ्ट नहीं कराई। तो क्या पता है कि आज कोई दोबारा इस तरह का मामला आ जाए, या कोई इसी से रिलेटेड इमरान खान के रिलेटेड जो केसेस हैं, या जिस तरह को बात कर रहे थे, पता नहीं महमल बात कर रही थी कि उनके जो केसेस हैं वो क्या क्या, उनमें क्या एतराज हो सकते हैं, हो सकता है कि उधर से कोई केस टेकअप कर लें। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा, ये दिलचस्प बयान है जो खान साहब ने आज दी है। पहले उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया फैज हमीद से, आज वो महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं? प्लीज मुख्तसर महमल। फायज ईसा साहब और साकिब निसार का मुआवजा नहीं हो सकता। साकिब निसार ने जिस तरह के फैसले किए हैं, जो गठजोड़ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका था, जो अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, वो फायज ईसा साहब के बारे में आप नहीं कह सकते। फायज ईसा साहब वो हैं जिन्होंने मुक्तदरा से लड़कर इलेक्शन की डेट ली, बंदयाल भी नहीं ले सके थे, ठीक है ना, वो भी उन्होंने फैसला दे दिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते थे। ये तो बात जो है आप चेक कर सकते हैं अपने सोर्सेज से भी कि किस तरीके से उन्होंने एक स्टैंड लेकर उन्होंने कहा इलेक्शन तो हर हाल में होंगे और इलेक्शन कराए। दूसरी चीज अलीना, उन्होंने जिस तरीके से अपनी पावर्स गिव अप किए, वरना वो कहते कि ठीक है, जिस तरह बंदयाल साहब भी उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस प्रोसीजर पे बैठ गए थे, उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया, ये भी ना करते। बेशक इन्होंने कहा था यहाँ पर तो हमने बहुत ऐसे हिपोक्रेट्स देखे जो कहते हैं कोई चीज है लेकिन आकर वो चीज करते नहीं, क्लेम पहले करते लेकिन ताकत में आकर नहीं करते, इन्होंने किया। अच्छा, तीसरी चीज ये होगी कि हाँ, आप उनके फैसलों से आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हो सकता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी उसके ऊपर भी दो राय हैं, यानी कि आप लीगली भी उसके ऊपर दो राय हैं, क्योंकि सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स थी लाइव प्रोसीडिंग हुई, इवन बैड सिंबल के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है। अनफॉर्चुनेटली अलीना, यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर किसी इज्जतदार की कोई इज्जत नहीं रहने देता, और क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे वाला नहीं आया तो फिर आप उसके ऊपर जिस तरीके से आप बात करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, एक और चीज अलीना, जो रिजर्व सीट वाली चीज के ऊपर भी जो काजी फैज ईसा साहब का अपना फैसला है, उसने हुकूमत का 2/3 मेजोरिटी हराई है, उड़ा दी थी। तो यानी कि जो उनके ऊपर आप इतराज कर ले, आपको उनके फैसलों से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनके टेन्योर का देखें, फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मुवाजना नहीं बनता, क्योंकि साकिब निसार की बिल्कुल एक अलग, ठीक है, के ऊपर बहुत एक डेंजरस
डेंजरस कैंपेन चल रही है, आज भी बहुत कुछ हो रहा है जो हम नहीं इस वक्त बात कर रहे उसके ऊपर, बहुत डेंजरस चीजें हो रही है। तो काजी फैज ईसा का प्लीज मौजना कहीं से साकिब निसार से नहीं हो सकता, मेरा ये कह रहा है। भट्टी साहब कि जो आज खान साहब ने बयान दिया है कि फैज़ की जो गिरफ्तारी है वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे उसको इसलिए हुई है, मुझे केस में फंसाएं इसलिए हुई है। सर पहले तो वो कहते थे कि कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा, इस तरह का कोई हमारा रिलेशन ही नहीं था। अब खान साहब को ये डर क्यों है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी बुनियाद पर वो इम्प्लिकेट हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि आपको कहाँ से लगा कि आज उन्होंने अपने आप उन फैज़ हमीद को सीने से लगा लिया। दूसरी बात ये है कि वो आखिर पे जो मैंने पहले सुनाया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई खौफ नहीं है कि जो कुछ भी वो करना चाहते कर लें, वो कोशिश कर रहे हैं इसकी, लेकिन जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर लें। अच्छा। निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा। तीसरी बात ये है कि उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है, कोई इसमें लिंक साबित आपने कर लिया हो तो आपकी सवाब दी दे। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना सर, वो लिंक्स जो थे वो आप लोग ही हमें बताते होते थे। तो कोई लिंक नहीं था। खदशे का इजहार किया कि उनको शायद उनकी वजह से मुझे भी मैं भी इस ट्रायल में चला जाऊं, मेरा केस भी उधर चला जाए या वादा माफ गवाह बनाया जाए, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं, बना लें जो करना है कर लें। सर तो फिर क्या आप समझते हैं कि खान साहब, क्योंकि वो प्रेशर में था ना कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ और फिर तहरीक इंसाफ से जोड़ा जा रहा था जिसकी हमने भी बात की थी, तो फिर क्या आप समझते हैं कि फैज़ साहब से भी जब होगा तहकीकात होंगी या उनके खिलाफ कोई चार्जशीट होगी तो तहरीक इंसाफ और खान साहब तक मामला नहीं जाएगा? तहरीक इंसाफ तक तो डेफिनेटली लग रहा है कि जाएगा। खान साहब इमरान खान साहब से डायरेक्ट कोई अगर लिंक, जिस तरह अब देखें ना, एक लिंक उन्होंने फिर वो इस लफ्ज़ सुना जा रहा है कि जो बनी गाला से है। एक है कि इमरान खान साहब से उनका राब्ता, अब उस राब्ते में इमरान खान साहब के साथ उस राब्ते में क्या कुछ निकल सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुर्शिद पाक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका राब्ता था और तहरीक इंसाफ के साथ उनका राब्ता था और अभी जो उनके सारा सामने आ रहा है उसमें लगता है कि था राब्ता था। सर आप बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं क्योंकि खान साहब ने आज नाम लिया ना बुशरा बीबी का। जी पहले बता चुका हूँ, पहले शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया था जब मैं पहले तफसीली जवाब दे रहा था कि जन फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के गठ जोड़ की कहानियाँ भी सुना जा रहा है कि सामने आएंगी, ये लफ्ज़ बोला था मैंने। सर ये वाकई में है सब्सटैंशियल या फिर बस सुना ही जा रहा था, ये भी थोड़ा वाजे कर दे। ये मैडम शेख वैसे हैरत अंगेज तौर पे बात ये है कि ये जो बनी गाला से राब्ता था या बुशरा बीबी से राब्ता था, ये जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त भी सुना जा रहा था, लेकिन ये सुना ही जा रहा था। अब उसमें उस वक्त भी लोग बातें करते थे और तहरीक इंसाफ के अपने लोग बातें करते थे। सर आपके तो बड़े जराए होते हैं, आप तो बड़े बाखबर हमारे साफ़ी हैं, आप बता देना कि क्या हकीकत थी। साफ़ी साहब तुसी बच गए हो, मैं फंस गया। अच्छा नहीं, जी नहीं, बिल्कुल उस वक़्त थे राब्ते थे और बनी गाला से उनके राब्ते थे, बहुत सारे मामलों पे राब्ते थे, बुशरा बीबी और जन फैज़ हमीद के राब्ते थे, लेकिन वो राब्ते क्या थे, उसमें से क्या कुछ है ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि चकवाल से उनका पुराना मोबाइल फोन। सर वो कहा जा रहा है ना हर चीज़ वो उनके कहने पे करती थी, वो फैज़ साहब इंस्ट्रक्शन देते थे, बुशरा बीबी वो करवा देती थी, ऐसा था? जी ज़्यादातर ऐसे ही सुना जा रहा है। सर सुना जा रहा है या था? आप सर इतने बाखबर हैं, आप सुना जा रहा था क्या कर रहे हैं आप बता दें। बिलीव मी, कसम से मुझे सुना जा रहा है, बिलीव मी सुना जा रहा है, मैंने दोनों के मैसेजेस नहीं देखे। अच्छा ठीक है। भट्टी साहब आपको तो सुनाने वाले भी बहुत हैं, डायरेक्ट आपको सुनाया गया होगा, आप क्या मैसेजेस देखने वाले, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। लेकिन सवाल तो इससे ये भी बनता है कि साबिक खातून अव्वल उस वक्त के DGISI से राब्ते में और इतने फ्रीक्वेंट राब्ते में थी क्यों? खैर इसी सवाल के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, आगे भी इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और इसी तरह बात करते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।